Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of economics. The topics that we would be covering in this lecture are elasticity of demand, methods of measuring price elasticity of demand, degree of price elasticity of demand and its graphical presentation, and factors determining price elasticity of demand. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जो है क्या बताता है हमको। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड में एक कमी थी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज तो बता रहा है बट वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताता है। वही मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी बट बाय व्हाट अमाउंट, कितनी कम होगी, या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। सो ये जो कितना है, अमाउंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है, वो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल द्वारा ही दिया हुआ है। तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मेजर करते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आया है इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आया है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मेजर करते हैं कि इनकम के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आया है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मेजर करते हैं कि जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस चेंज होने पर डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सो बेसिकली हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसका इम्पैक्ट डिमांड पे देखना है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसका इम्पैक्ट डिमांड पे देखना है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इम्पैक्ट डिमांड पे देखना है। फॉर्मूला अगर देखें तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2। यानी कि प्राइस किसी और प्रोडक्ट का लेना है और डिमांड किसी और प्रोडक्ट की लेनी है। ऑब्वियस सी बात है उन दोनों गुड्स में रिलेशन होना चाहिए, वो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होने चाहिए हैं। वन बाय वन हम एक एक कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। सो द फर्स्ट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। इसके जो रूल्स हैं उसको डायरेक्टली हम रटेंगे नहीं, पहले हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू खुद से रूल को डिराइव करेंगे। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल। ये जो नीचे जो है स्मॉल बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये है केस 1, ये है केस 2। दोनों ही केसेस में इनिशियल प्राइस 8 था और इस पर क्वांटिटी डिमांडेड 6 थी। टोटल एक्सपेंडिचर 8 6 48 है दोनों केसेस में। अब लेट्स से प्राइस डिक्लाइन होके 5 रुपीज़ हो गया, दोनों ही केसेस में प्राइस डिक्लाइन होके 5 रुपीज़ हुआ। लेकिन फर्स्ट केस में ऑब्वियस सी बात है प्राइस डिक्लाइन हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ के 10 यूनिट्स हुई। और सेकेंड केस में क्वांटिटी बढ़ के कितनी हुई, 8 यूनिट्स हुई। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। 5 इंटू 10 यहाँ पर आया 50 और यहाँ पर 5 इंटू 8 ये आया 40। सो हो क्या रहा है कि इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी सेम था, प्राइस डिक्लाइन होने के बाद भी सेम था, लेकिन प्राइस डिक्लाइन होने के बाद क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो सेम नहीं है। यहाँ पर क्वांटिटी कितने यूनिट से बढ़ रही है, 4 यूनिट से बढ़ रही है। और यहाँ पर क्वांटिटी कितने यूनिट से बढ़ रही है, 2 यूनिट से बढ़ रही है। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इलास्टिसिटी इस वाले केस में ज्यादा होगी, इट हैज मोर इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक डिमांड। कैसे?
देखो इलास्टिसिटी शब्द का मतलब क्या है, लेट्स से एक रबर है, उसको आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी मानी जाती है। ऐसे ही प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, यानी कि क्वांटिटी में जितना ज़्यादा चेंज आएगा इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्टली भी आता है कि किसी पर्टिकुलर केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है, सो ऑलवेज रिमेंबर डिमांड में जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, डिमांड में जितना कम वेरिएशन होगा इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। तो आप इन दोनों केसेस में देखो, सेम प्राइस डिक्लाइन होने के बावजूद भी यहाँ पर क्वांटिटी 4 यूनिट से इंक्रीज हुई है और जबकि यहाँ पर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट से इंक्रीज हुई है। सो ज़्यादा वेरिएशन डिमांड में किस तरफ आया है, इस तरफ, केस 1 में। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है और इस वाले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, लेस इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के कम होने का इम्पैक्ट क्वांटिटी पर उतना नहीं पड़ा जितना ज़्यादा फर्स्ट केस में पड़ा। अब इसको टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे रिलेट करना है वो देखो। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 48 से क्या हो रहा है, 50 हो रहा है। सो 48 से 50 हो रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। सो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो ये देखिए, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और इसी के साथ जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन हमारा इस केस से आया। दूसरे केस को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरे केस में प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो रहा है, 48 से 40 हो रहा है। बस ये बन गया आपका रूल। अब जो है हम क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ जब टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है। या फिर प्राइस के साथ अगर टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखें तो हम कह सकते हैं प्राइस के डिक्रीज होने पर जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, यानी कि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में जब इन्वर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही इस केस में देखो, क्वांटिटी बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। जब ऐसा होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी, या कह लीजिए कि क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में जब इन्वर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी। और अगर प्राइस के साथ इसका रिलेशन देखते हैं तो देखिए, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस भी कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तब इलास्टिसिटी कम होगी। सो यहाँ से हमारे ये रूल्स जो हैं वो डिराइव हो गए। सिंपली मैंने आपको दो केस लेके दिखाए हैं, ठीक है। दोनों में दिखाया है कि टोटल एक्सपेंडिचर देखो, एक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है। क्वांटिटी एक में ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, दूसरे में कम यूनिट से इंक्रीज हो रही है। और फिर इसके अकॉर्डिंग हमने सिंपली क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाला है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। सो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड होता है, इसके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो कैसे आते हैं, आपको जो है एक केस स्टडी दे दी गई, बताया गया कि प्राइस कितना है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अब आपको बताना है कि उस केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा है या इलास्टिसिटी कम है। तो हमें सिंपली रिलेशन देखना होता है कि देखो, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि अगर इनमें इन्वर्स रिलेशन है तो इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा है। या फिर हो सकता है क्वांटिटी दे दी जाए तो क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप देख के हम लोगों को बताना पड़ेगा। मैं आगे इस तरीके के क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस भी कराऊंगी, बट उससे पहले अब आप देखिए यहाँ पर जो फुल फ्लेश्ड एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो देखिए, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, 10 इंटू 10, 100, 9 इंटू 20, 180, 8 इंटू 30, 240, 7 इंटू 40, 280। इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब आपको देखना है रिलेशनशिप। लेट्स से मैं क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप देख रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। ये वाला केस देखो, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो हम उसको लिखते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1।
ग्रेटर देन 1 क्या होता है, लेस देन 1 क्या होता है, ये कंसेप्ट भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट याद रखना इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो मतलब ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब क्वांटिटी इंक्रीज होके 50 से 60 हुई है तब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज, इट इज कांस्टेंट। ऐसे केसेस में इलास्टिसिटी 1 के बराबर मानी जाती है। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर इस बार डिक्लाइन हो रहा है, 280 से 240, फिर 180, फिर 100, सो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये वाला केस हो गया आपका, ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ये कब होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी, यानी कि ऐसे ही हम प्राइस का रिलेशन टोटल एक्सपेंडिचर के साथ देख सकते हैं। तो देखिए प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइस इज डिक्लाइनिंग, प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला केस आ गया, देखो प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। जब ऐसा होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर इलास्टिक, यानी कि ग्रेटर देन 1। ऐसे ही प्राइस जब 6 से कम होके 5 हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। और फिर देखिए यहाँ 4, 3, 2, 1 प्राइस अगेन डिक्लाइन कर रहा है और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि ये वाला केस, प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन कर रहा है। डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। ये कौन से केस में होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में और कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी, क्या रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी 1 होगी और या फिर 1 से कम होगी। ऐसे ही क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप देख के कि पॉजिटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ये देख के आप बता सकते हो कि इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है या 1 है। फिर देखिए इसी चीज को मैंने टेबल में समराइज कर दिया है। प्राइस सबसे पहले क्वांटिटी के साथ देख लेते हैं, चलो। क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। और कुछ नहीं है, इस टेबल में मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपको समझाया है बस उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, समराइज कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये देखो इस केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। ये कौन से केस में होता है, जब इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। सो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यानी कि क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। ऐसे ही यहाँ पर देखो क्वांटिटी कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। सो क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर अगर इनमें इनवर्स रिलेशन होगा तो फिर इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। अच्छा फिर देखो क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, या फिर क्वांटिटी बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। इन दोनों केसेस में इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसका मतलब इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। फिर देखिए क्वांटिटी कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये इनवर्स रिलेशन का केस हुआ, तो इनवर्स रिलेशन के केस में इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। ऐसे ही यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। अब प्राइस के साथ रिलेशन देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस डिक्लाइन होता है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इनवर्स रिलेशन होता है तो मोर इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। सो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर अगर इनमें इनवर्स रिलेशन है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। और प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये देखो सेकंड केस, प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, कौन से केस में, लेस इलास्टिक डिमांड के केस में। तो अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशन है तो इलास्टिसिटी शुड बी लेस देन 1। ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको इनिशियली ये 2 केस दिए थे टू कंपेयर एंड टू सी
कि क्या रिलेशनशिप होने पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है या इलास्टिसिटी कम होती है। अगर आप एग्जाम में कुछ भी भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इस तरीके से एक सिंपल एग्जाम्पल क्रिएट करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, वैसे भी आपको चारों रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, तो उसका वाइस वर्सा भी होगा कि भाई क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर इन्वर्स रिलेशन हुआ तो फिर इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। तो एक रूल याद रख लो, बाकी के रूल अपने आप बन जाएंगे। ऐसे ही क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर में अगर डायरेक्ट रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, तो फिर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उस केस में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा, तब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। इसका जो है वाइस वर्सा होगा ये प्राइस वाला रिलेशन भी। ऐसे ही क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी अगर 1 से कम है, तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होने पर इलास्टिसिटी 1 से कम होगी दिस केस। सो इस तरीके से अगर आप कोई एक रूल भी याद रख लेते हो तो भी आप जो है बाकी के रूल्स अपने आप डिराइव कर सकते हो। तो देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर रहा है, तो अगेन इन्वर्स रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। फिर जो है प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, प्राइस के बढ़ने पे भी कोई चेंज नहीं आया, प्राइस के कम होने पे भी कोई चेंज नहीं आया, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। फिर देखिए प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, तो इलास्टिसिटी 1 से कम है। ऐसे ही प्राइस डिक्लाइन हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, इलास्टिसिटी 1 से कम है। ये पूरी चीज़ याद रखने का या समझने का एक ही साधन है, ये दोनों एग्जाम्पल्स। यूजुअली डायरेक्टली ये रूल पढ़ा दिया जाता है, बट आप जो है इन केसेस से ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डेरिवेशन। देखो प्राइस 8 से 5 हुआ, प्राइस 8 से 5 हुआ दोनों केसेस में, इनिशियल क्वांटिटी 6 थी, इनिशियल क्वांटिटी 6 थी, लेकिन प्राइस के कम होने पर यहाँ पर क्वांटिटी 6 से बढ़ के 10 हो गई और सेकंड केस में क्वांटिटी 6 से बढ़कर 8 हो गई। तो यहाँ पर क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 4 यूनिट्स का, यहाँ पर क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 2 यूनिट्स का। तो ऑब्वियस सी बात है इलास्टिसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, फर्स्ट केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा वेरिएशन आया, ज़्यादा चेंज आया है। फिर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो है, ये टोटल एक्सपेंडिचर ये 48 से 50 हुआ इस केस में, और यहाँ पर ये 48 से 40 हुआ। अब सिंपली हमको जो है इसी चीज़ को, जो कुछ भी इस एग्जाम्पल में हुआ है उसको लिख लेना है कि प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके का रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इस वाले केस में प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अगर इस तरीके का रिलेशन बैठता है तो इलास्टिसिटी कम है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ इन टेबल्स में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ रूल को समराइज किया गया है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर देखिए एक डायग्राम जिसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को प्लॉट किया गया है। तो अब देखो ये ऊपर की ओर जाती हुई लाइन है। ऊपर की ओर जाती हुई लाइन का मतलब क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। सो ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्ट रिलेशन, और ये नीचे को आती हुई लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनवर्स रिलेशन, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करती है नो चेंज। भाई वर्टिकल लाइन है, कोई भी चेंज नहीं हुआ इसका मतलब। तो अब देखो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये देखिए, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 से कम होती है, यानी कि इस पोर्शन में इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। फिर जब कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है ये लाइन, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। और जो है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में जब इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, जो कि डाउनवर्ड स्लोप से दिखाया जा रहा है, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। इस तरीके से डायग्रामेटिकली भी हो सकता है आपको बताना पड़े कि जब कर्व जो है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है तो इलास्टिसिटी क्या है, वो जितने पोर्शन के लिए अपवर्ड स्लोपिंग है तो उसमें इलास्टिसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है तो इलास्टिसिटी क्या है, इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उससे पहले एक बार दोबारा देख लो, मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप समराइज कर दिया है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी 1 से कम है। These are the summary of rules. अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ए केस, बी केस, सी केस, 3 केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में प्राइस 10 से कम होके 5 हुआ, क्वांटिटी 10 से बढ़ के 25 हुई। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी। टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो, 10 इंटू 10 100, 25 इंटू 5 125। आपको बताना है इलास्टिसिटी क्या होगी ए केस में। तो प्राइस क्या हो रहा है ए केस में, प्राइस इज डिक्लाइनिंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। तो यानी कि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए है। या फिर आप क्वांटिटी के साथ भी इसका रिलेशन देख सकते थे कि क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। सो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। ऐसे ही नेक्स्ट केस में देखिए, प्राइस 10 से कम होकर 5 हो रहा है, क्वांटिटी 10 से बढ़ के 20 हो रही है, बट टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पहले भी 100 था अभी भी 100 है, तो इलास्टिसिटी वुड बी इक्वल टू 1। एंड द लास्ट केस, प्राइस 10 से कम होके 5 हो रहा है, सो प्राइस इज डिक्लाइनिंग, क्वांटिटी 10 से बढ़ के 15 हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर 100 से कम होके 75 हुआ है। सो यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज डिक्लाइनिंग। सो प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। ये देखिए, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट रिलेशन है तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। ऐसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इन दोनों के बीच में जब इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। सो इस तरीके के केसेस आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम में। आपको सिंपली क्या करना है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन या क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप देखना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है। नाउ लुक एट दिस अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10। दिस इज केस ए, दिस इज केस बी एंड दिस इज केस सी। 3 केस हैं, ठीक है। क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी है, जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन आए तो उसमें प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर तीनों दे रखा हो। आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी, आपको सिर्फ प्राइस दे रखा है और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। आप कह रहे हैं बताओ इलास्टिसिटी क्या होगी। तो देखो, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। 50 से 80 हो रहा है और ये 5 से 10 हो रहा है। सो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में ये देखो डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। तो हमारा आंसर होगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ऐसे ही नेक्स्ट केस में देखो, प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, 50 से 100 हो रहा है। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, इलास्टिसिटी शुड बी लेस देन 1। अब थर्ड केस देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 50 से डिक्लाइन करके 40 हो रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। यानी कि इस बार प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। जब इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी वुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। नाउ द पॉइंट इज, हमारे सारे आंसर सही है क्या, नहीं, इसमें एक ट्रिकी केस था। वो ट्रिकी केस कैसे था, अब आप देखो, ज़रा क्वांटिटी निकालते हैं। भाई टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। सो 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10, 80 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 8, ठीक है। लास्ट वाले केस में देखो, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10, 40 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4। अब आप जो है खुद से देखिए कि क्वांटिटी क्या हो रही है। इस फर्स्ट वाले केस में क्वांटिटी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, क्वांटिटी कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दोनों के बीच में जब इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। हमारा आंसर सही है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिक्लाइन कर रही है
और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन कर रहा है। सो क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है। जब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब ये आंसर भी हमारा सही था। अब आते हैं बी वाले केस में। 50 डिवाइडेड बाय 5 इज 10, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10। क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है, क्वांटिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इलास्टिसिटी क्या थी? इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड करती है इस चीज पर कि क्वांटिटी में वेरिएशन कितना आया है। यहाँ तो क्वांटिटी में वेरिएशन ही नहीं आया, क्वांटिटी उतनी की उतनी है। जब क्वांटिटी उतनी की उतनी है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है? 0। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा था? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये तब था जब हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप देखा था। ये होता है ट्रिकी केस जिसमें बच्चे फंसते हैं। सिंपली प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप देखा और अपनी इलास्टिसिटी बता दी, नहीं। ऐसे केसेस में गड़बड़ भी हो सकती है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप क्वांटिटी निकाल लो और फिर जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो, हमने क्वांटिटी अगर निकाली होती तो हमें पता होता कि क्वांटिटी में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। और जब क्वांटिटी में कोई चेंज आया ही नहीं है, क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्वांटिटी में कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो काहे की इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी 0 होगी एक्चुअल में इस केस में। सो इलास्टिसिटी शुड बी इक्वल टू 0 इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आया ही नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इलास्टिसिटी 0 होनी चाहिए है। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज प्रोपोर्शनेट मेथड, या जिसे परसेंटेज या जिसे पॉइंट मेथड कहा जा सकता है, और ये सबसे फेमस मेथड है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसको अगर जो है हम सॉल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, यानी कि न्यू क्वांटिटी Q2 माइनस ओल्ड क्वांटिटी Q1 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी Q1 इनटू 100। इस तरीके से परसेंटेज चेंज निकाला जाता है। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस यानी कि P2, सो न्यू प्राइस यानी कि P2 माइनस ओल्ड प्राइस दैट इज P1 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस P1 इनटू 100। तो ये 100 हो जाएगा कैंसिल। अब ये Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 ये लिखा हुआ है एज इट इज, और ये जो है इसको ऊपर पहुंचा देंगे, P1 ऊपर पहुंच जाएगा, P2 माइनस P1 नीचे ही रहेगा। सो इनटू P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनली, Q2 माइनस Q1 ये क्या है? ये चेंज इन क्वांटिटी है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स चेंज, सो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 क्या होता है? चेंज इन प्राइस इनटू P1 डिवाइडेड बाय Q1। सो P1 और Q1 ना लिख के मैं सिर्फ P और Q लिख रही हूं। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो P और Q लिखा हुआ है ये P1 और Q1 है, यानी कि ये इनिशियल प्राइस सॉरी, यानी कि ये इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी है। चेंज होने के बाद का प्राइस और क्वांटिटी नहीं लेना है। ये P और Q जो है वो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा जो है डिमांड कर्व है, ठीक है, और इस पे ये 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट M। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि P जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है और हम P पॉइंट से M पॉइंट पे आ रहे हैं। सो ये देख सकते हो आप, P पॉइंट पे प्राइस ज़्यादा है और M पॉइंट पे प्राइस कम है। सो लेट्स से P पॉइंट पे प्राइस था 8, M पॉइंट पे वो कम होके हुआ 6। प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ी है। देखो इनिशियल डिमांड थी B, वो बढ़ के हो गई है D। सो इनिशियल डिमांड 10 थी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 12 हो गई। अब हम जो है इस मेथड से इलास्टिसिटी निकालते हैं कि अगर हम P पॉइंट से M पॉइंट की तरफ आएंगे तो इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो ये देखो आप, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना है? 6 माइनस 8 इनटू इनिशियल प्राइस 8, इनिशियल क्वांटिटी 10, सो इनटू 8 बाय 10। दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 10 हो गया 2, 6 माइनस 8 हो गया -2 इनटू 8 बाय 10। सो दिस 2 and 2 कैंसल्ड।
ठीक है, और ये हो गया 2 से काट देंगे तो 4/5 हो जाएगा। साथ में माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन भी आया। क्यों माइनस का साइन क्यों आया? याद रखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग माइनस का साइन वैसे भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास यहाँ पर जो दो फैक्टर्स हैं वो क्या है? प्राइस और डिमांड, और प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इलास्टिसिटी के आगे माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि एक चीज कम हो रही है तभी दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है एंड वाइस वर्सा। सो ये माइनस का साइन नेगेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा प्राइस और डिमांड के बीच में। सो इलास्टिसिटी जो है वो माइनस में लिखी जाती है। हालांकि वो माइनस जो है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। तो ये -4/5 आया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि पहले हमने माना था हमारा इनिशियल पॉइंट है ये P। अब हम मानते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट P नहीं है, हमारा इनिशियल पॉइंट M है। हम इस पॉइंट पे हैं, M पॉइंट पे हैं। अब हम M पॉइंट से P पॉइंट की ओर जा रहे हैं, तब निकाल के देखते हैं कि इलास्टिसिटी अलग आएगी या सेम आएगी। तो देखो, अगर हम M पॉइंट से P पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो चेंज इन क्वांटिटी तो उतना ही होगा। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस भी उतना ही होगा, 2। लेकिन हमारे जो इनिशियल पॉइंट्स थे वो बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम M पॉइंट से P पॉइंट की ओर आ रहे हैं तो ये देखिए कैसे लिखा है चेंज को, 10 - 12, 10 - 12। यहाँ पर ये इनिशियल है और ये न्यू है, ये न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस है, ये इनिशियल क्वांटिटी और प्राइस है। सो 10 - 12 ये हुआ चेंज इन क्वांटिटी, 8 - 6 ये हुआ चेंज इन प्राइस। अब 12 - 10 लिख लो या 10 - 12 लिख लो, आएगा तो 2 ही। ऐसे ही 6 - 8 लिख लो या 8 - 6 लिख लो, आएगा तो 2 ही। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस यहाँ माइनस का साइन लगेगा। इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। अब हमारा इनिशियल प्राइस है 6 और इनिशियल क्वांटिटी है 12, तो इनटू 6/12। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 6 2 12 हो गया, तो ये आ गया -1/2। अब आप ये देखो, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी आ रही है -4/5, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी आ रही है -1/2। अब ये जो इलास्टिसिटी है ये अलग अलग आ रही है, क्या अलग अलग आनी चाहिए? क्या डिमांड में अलग अलग चेंज हुआ है? नहीं भाई, आप यहाँ डायग्राम में देखो, चाहे आप P पॉइंट से M पॉइंट की ओर जाओ, चाहे आप M पॉइंट से P पॉइंट की ओर जाओ, प्राइस इतना ही चेंज हो रहा है और क्वांटिटी इतनी ही चेंज हो रही है। दोनों केसेस में ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी एक में ज्यादा चेंज हो रही है एक में कम चेंज हो रही है, उतना ही चेंज हो रहा है। तो क्या इलास्टिसिटी अलग अलग आनी चाहिए थी? नहीं, इलास्टिसिटी भी अलग अलग नहीं आनी चाहिए थी, और यही ड्रॉबैक होता है इस मेथड का। तभी इसका नाम पॉइंट मेथड भी है भाई। परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट तो इसलिए क्योंकि हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। पॉइंट मेथड इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये आपको एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी बताता है। तो अगर आप P पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान के M पे आ रहे हैं तो इलास्टिसिटी कुछ और आएगी, M पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान के P पे आ रहे हैं तो इलास्टिसिटी कुछ और आएगी। जबकि देखो, डिमांड में सेम चेंज है, डिमांड में तो कुछ ऊपर नीचे है ही नहीं, तो इलास्टिसिटी भी वैसे सेम आनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। यही इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक आता क्यों है? देखो, चेंज तो दोनों में 2 2 2 2 हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी 2, चेंज इन प्राइस 2। फिर यहाँ पे भी चेंज इन क्वांटिटी 2, चेंज इन प्राइस 2। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी का पॉइंट चेंज हो जाता है। जब P इनिशियल पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जो प्राइस और क्वांटिटी है हमने फॉर्मूला में वो लिखी है। जब जब M इनिशियल पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जो प्राइस और क्वांटिटी है हमने वो लिखी है। तो इसी वजह से हमारी इलास्टिसिटी अलग अलग आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगता है। इसी वजह से एक नया मेथड जो है वो बनाया गया है, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं बल्कि ये जो पूरी रेंज है, पूरी रेंज की इलास्टिसिटी को मेजर कर सके। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज आर्क मेथड, या जिसको हम एवरेज मेथड भी बोल सकते हैं। जो कमी हमने लास्ट मेथड में देखी उसको दूर करने का क्या तरीका है, ये देखो। इसमें जो है हम फॉर्मूला लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। मतलब कि ये जो अपना फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे लिख रही हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इंटू P/Q, ये हमारा फॉर्मूला था। और जो गड़बड़ हो रही थी वो इस चीज़ की वजह से हो रही थी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, चाहे आप P पॉइंट से M पे जा रहे थे चाहे M से P पे जा रहे थे, चेंज तो सेम था लेकिन इनिशियल पॉइंट बदल रहा था, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस P/Q का सॉल्यूशन करने के लिए क्या कहा गया कि जो है दोनों पॉइंट्स के प्राइस का एवरेज ले लो, तभी इसको एवरेज मेथड भी बोलते हैं, और दोनों पॉइंट्स की क्वांटिटी का एवरेज ले लो।
किसी को भी, भले आप इनिशियल पॉइंट मानो नहीं मानो, जब आप एवरेज लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलास्टिसिटी के कैलकुलेशन में, चाहे आप पी पॉइंट से एम पे आओगे, चाहे आप एम से पी पे आओगे। सो उसी चीज को देखिए यहाँ पर लिखा गया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज क्वांटिटी ली गई है। ये देखिए यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी की बजाय एवरेज क्वांटिटी ली गई है। ऐसे ही डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, दिस डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि एवरेज प्राइस लिया जाएगा। फिर ये हो जाएगा चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये Q1 प्लस Q2, ये 2 और 2 तो कर देंगे कैंसिल, ये P1 प्लस P2 ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, और Q1 प्लस Q2 ये नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने और कुछ भी नहीं किया है, हमारा फॉर्मूला वही है जो प्रोपोर्शनेट मेथड में चलता था, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, एवरेज लेना है। फाइनल फॉर्मूला हमारा ये रहा, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे आप बोलोगे एवरेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि एवरेज लेने के लिए तो दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो, तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, वो 2 और 2 कैंसिल हो गया, वो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। फॉर मोर क्लैरिटी हम ऐसे लिख के दिखाती हूँ आपको, पूरा ही फॉर्मूला आपको मैं डिराइव करके दिखाती हूँ दोबारा फॉर मोर क्लैरिटी। सो लेट्स से आवर फॉर्मूला वाज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो इसमें जो है हमने चेंज क्या किया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो उसमें क्या लेते हैं हम लोग, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100। सो डिवाइडेड बाय Q1 नहीं किया हमने इस बार, हमने इस बार क्या किया, डिवाइडेड बाय एवरेज। डिवाइडेड बाय एवरेज मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से किया है। देन दिस होल इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो दिस वुड बी P2 माइनस P1, और डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस होना चाहिए है, लेकिन ओल्ड प्राइस नहीं लेके हम क्या लेंगे, एवरेज ऑफ बोथ द प्राइसेस। सो P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, ये 100 और ये 100 हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, Q2 माइनस Q1 दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इनटू ये P1 प्लस P2 ऊपर आ जाएगा, सो P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 दैट इज चेंज इन प्राइस। ये आ गया फॉर्मूला। तो ये देखिए वही चीज लिखी हुई है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम ओल्ड क्वांटिटी और ओल्ड प्राइस ना लेके दोनों का एवरेज लेंगे। अब निकाल के देखते हैं, सारी मेरी क्वांटिटीज और प्राइस वही हैं। P पे प्राइस 8, क्वांटिटी 10, M पे प्राइस 6 और क्वांटिटी 12। ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट M। ये जो आर्क मेथड है, इसका नाम आर्क इसलिए है क्योंकि ये ओवर द रेंज इलास्टिसिटी मेजर करता है। ये सिर्फ पॉइंट P पे या पॉइंट M पे इलास्टिसिटी मेजर नहीं करेगा, ये पूरे रेंज की इलास्टिसिटी मेजर करेगा। तो देखो चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 10 माइनस 12 कर लो या 12 माइनस 10 कर लो, कुछ भी कर लो। सो चेंज इन क्वांटिटी इज 2, चेंज इन प्राइस इज 8 माइनस 6 अगेन 2, ठीक है, इन 2। अब इनिशियल प्राइस नहीं लेना है, दोनों प्राइस का सम टोटल ले लिया, 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय दोनों क्वांटिटीज का सम टोटल ले लिया, 10 प्लस 12 दैट इज 22। सो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 और 11। माइनस का साइन लगा हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्व करते टाइम भी माइनस का साइन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग जब हम लोग 10 माइनस 12 कर रहे हैं तो वो कितना होगा, -2 होगा, फिर 8 माइनस 6 वो प्लस का 2 होगा। सो ये अपने आप ही माइनस का साइन यहाँ पर आ जाता है। सो माइनस का साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। अब इस तरीके से क्या होगा, चाहे आप P पॉइंट से M पॉइंट पे आओ, चाहे आप M पॉइंट से P पॉइंट पे आओ, चाहे P को इनिशियल पॉइंट मान लो, चाहे M को इनिशियल पॉइंट मान लो, आपकी जो इलास्टिसिटी निकल के आएगी वो सेम ही आएगी। And we have one more method of measuring elasticity.
विच इज ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। इसको भी पॉइंट मेथड बोलते हैं क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही हमको इलास्टिसिटी बताता है। सो ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं एक एक पॉइंट पे। सो सबसे पहले डिमांड कर्व में पॉइंट एम का लोअर सेगमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा लोअर सेगमेंट है, दिस होल एम एन पूरा का पूरा इसके नीचे है। सो पॉइंट एम पे लोअर सेगमेंट एम एन डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, एम के ऊपर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, जीरो। सो एम एन डिवाइडेड बाय जीरो, सो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी। फिर आ जाइए पॉइंट ए पे। सो पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट नीचे का एरिया क्या है, ए एन, ए से लेके एन तक, सो ए एन डिवाइडेड बाय ऊपर का एरिया क्या है, एम ए डिवाइडेड बाय एम ए। यहां पर ये आएगा, जो भी आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी। क्यों, अब मैं आपको बताती हूँ। ए एन, ये जो ए एन वाला एरिया है, ऑब्वियस सी बात है ये एम ए से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो बाय द मैथमेटिकल रूल्स, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मैं करूँ 6/5, 7/5, 8/5, कोई भी नंबर लो, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे नीचे नहीं आ सकता, ऊपर जा सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 1 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये देखिए, 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 को 5 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 को 5 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। मतलब 1 से ऊपर ही आएगा, 1 से नीचे नहीं आएगा। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर आएगी, मतलब इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। फिर देखते हैं पॉइंट पी पे। सो पॉइंट पी पे ये मिड पॉइंट है, तो नीचे का एरिया पी एन डिवाइडेड बाय ऊपर का एरिया एम पी, दोनों एरिया क्या है, बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सो पी एन और एम पी बराबर है, इसीलिए कितना आएगा, इक्वल टू 1। भाई 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 1। 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो क्या आएगा, 1। फिर पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी, नीचे का एरिया बी एन डिवाइडेड बाय ऊपर का एरिया एम बी। अब इस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा है, ये देखो बी एन इज अ स्मॉल एरिया कंपेयर टू एम बी। सो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, सो न्यूमरेटर को छोटा करके देखते हैं। अगर ऐसे हो 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा वैल्यू जो है वो 1 से कम ही आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 4 को जो है अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.8 आएगा। 3 को जो है अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.6 आएगा। सो बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से नीचे आएगी वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 से कम है। एंड दिस पॉइंट एन, इसके नीचे का एरिया क्या है, 0, कुछ है ही नहीं, 0। ऊपर का एरिया पूरा का पूरा एम एन, बट सिंस इट इज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इट वुड बी 0, तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, 0। सो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है। ये भी एक एक पॉइंट पे ही इलास्टिसिटी बताएगा आपको। अनदर थिंग जो आपने नोटिस करी होगी, देखो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कर्व में, ठीक है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या है, कम होती जा रही है, या फिर ये कह लो कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जब आप नीचे वाले पॉइंट्स पे हैं तो ज़रा देखो प्राइस कितना है। जब हम इस पॉइंट पे हैं तो प्राइस कितना है, काफ़ी लो है, थोड़ा ऊपर जाओगे तो भी प्राइस लो रहेगा। जबकि जब हम ऊपर वाले पॉइंट्स पे आते हैं तो ये देखो प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ये देखो ऊपर वाले पॉइंट्स पे जब तक पहुंचते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, नीचे प्राइस बहुत कम होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि जब प्राइस कम होता है, ठीक है, जब प्राइस रेंज कम होती है तो इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है, कोई सस्ता प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल मैचस्टिक बॉक्स है, 5 रुपए का है, अगर उसका प्राइस बढ़ के 5 से 6 हो जाएगा तो क्या कंज्यूमर के कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, वो यूज़ करना छोड़ देगा, नहीं, फर्क नहीं आएगा। 5 रुपए की चीज़ अगर 6 रुपए की हो जाएगी या 6 रुपए की चीज़ 8 रुपए की हो जाएगी तो डिमांड में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट ऊपर की प्राइस रेंज में होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AC है, वो 20,000 का है,
वो 20,000 से अगर 22,000 का भी होता है या 25,000 का भी होता है तो भी डिमांड पर अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस रेंज का प्रोडक्ट है। सो हाई प्राइस रेंज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनका प्राइस ऊपर नीचे होता है तो डिमांड में ज्यादा वेरिएशन आएगा, जबकि जो कम प्राइस रेंज के प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस में अगर वेरिएशन आता है तो डिमांड पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। जितनी हाई प्राइस रेंज का प्रोडक्ट होगा उसमें ऊपर नीचे अगर प्राइस होता है तो डिमांड पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इलास्टिसिटी ऊपर की ओर जाते टाइम ज्यादा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है और कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके की होती है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक पे मैं सबसे लास्ट में आऊंगी क्योंकि सबसे डिफिकल्ट केस होता है वो। परफेक्टली इनइलास्टिक से स्टार्ट कर रही हूँ। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक होने का मतलब हुआ कि प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यहां पर इलास्टिसिटी होगी जीरो, देयर वुड बी नो चेंज इन क्वांटिटी। इसका कर्व कैसा बनेगा? वर्टिकल बनेगा इसका डिमांड कर्व। ये देखो, ये वाला डायग्राम, ये देखिए, ये प्राइस है, ये डिमांड है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है। अब ये देखो, प्राइस A1 था तो भी डिमांड इतनी थी, प्राइस A है तो भी डिमांड इतनी है, तो खाली प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। सो परफेक्टली इनइलास्टिक वो केसेस होते हैं जहां पर प्राइस चेंज होने के बावजूद डिमांड पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है, डिमांड पर कोई चेंज नहीं आएगा, और इसको हम वर्टिकल डिमांड कर्व से शो करेंगे। तो ऐसा कौन सा केस हो सकता है रियल लाइफ में? कभी सोचा है कोई एग्जाम्पल? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, देखो परफेक्ट केसेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ वो है गैस सिलेंडर का। जब ना वेजिटेबल्स महंगे हो जाते हैं या आटा महंगा हो जाता है या दालें महंगी हो जाती हैं, लोग अपना बजट बैलेंस करने की सोचते हैं, ठीक है, लोग ये सोचते हैं कंजम्पशन कम करें। कभी किसी ने गैस सिलेंडर महंगा होने पर, मतलब ठीक है, बहुत जो लो इनकम हाउस होल्ड होंगे वो सोचते होंगे, बट मिडिल क्लास आदमी कभी ये सोचता है कि अच्छा गैस सिलेंडर जो है वो 10 रुपये 20 रुपये महंगा हो गया है तो मैं जो हूँ गैस सिलेंडर कम मंगाऊँ या कम गैस का इस्तेमाल करूँ। अरे अगर 10 रोटी पहले बन रही थी तो अभी भी 10 रोटी बनेंगी ना, गैस का उतना ही इस्तेमाल होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अब वो आदमी कहेगा कि भैया गैस सिलेंडर 20 रुपये महंगा हो गया, मैं तो जो है 10 की जगह 8 रोटी बनाऊंगा, घर में सब एक एक रोटी कम खाएंगे। ऐसा कभी सुना है? नहीं। सो गैस सिलेंडर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक केस। इसमें प्राइस के बढ़ने या कम होने का कोई खास इंपैक्ट डिमांड पर नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा? जीरो। फिर देखिए, ये 3 केसेस हैं, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं परफेक्ट और रिलेटिवली में क्या डिफरेंस है। जब मैं कह रही हूं परफेक्टली इनइलास्टिक है तो मतलब जीरो इंपैक्ट ऑन डिमांड, लेकिन जब हम कह रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक है, रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, मतलब कंपैरेटिवली इलास्टिसिटी कम है, ज्यादा इंपैक्ट डिमांड पे नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत पड़ेगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट डिमांड पे पड़ेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड पे। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक केसेस जो है वो हो सकते हैं नेसेसिटी प्रोडक्ट्स के। नेसेसिटी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर। हालांकि नमक सस्ता होने पर कोई व्यक्ति नमक ज़्यादा नहीं खरीदना शुरू कर देता, ना ही ऐसा शुगर के केस में होता है, लेकिन जो बहुत लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं जिनके लिए लेट्स से शुगर जैसी चीज़ भी अफोर्डेबल नहीं है, तो शुगर सस्ती होगी तो उनकी तरफ से डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। सो जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस ऊपर नीचे होता है तो डिमांड में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, बट हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। सो इसमें इलास्टिसिटी कम है। सो इलास्टिसिटी लेस देन 1 का केस, उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, या फिर रिलेटिवली शब्द हटा के केवल इनइलास्टिक भी बोला जा सकता है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? कि परफेक्टली इनइलास्टिक अलग चीज है और जब खाली इनइलास्टिक बोला जाए या रिलेटिवली इनइलास्टिक बोला जाए तो वो अलग चीज है। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्वांटिटी में जीरो इंपैक्ट आएगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक या खाली इनइलास्टिक शब्द बोला जाता है तो इसका मतलब है डिमांड पर फर्क पड़ेगा बट बहुत कम फर्क पड़ेगा, इलास्टिसिटी 1 से भी कम होगी। मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम है वो दर्शाती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि डिमांड पर इंपैक्ट बहुत कम पड़ा है। इसका जो कर्व है वो काफी स्टीप होगा। ये देखिए दिस वन,
द स्टीपर कर्व, स्टीपर मतलब जो माउंटेन जैसी सीधी स्ट्रेट लाइन हो, खड़ी हुई, फ्लैट नहीं हो, चपटी नहीं हो। अब आप इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो है हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सो प्राइस जो है कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन कितनी सी, इतनी सी बढ़ी, बहुत कम डिफरेंस आया क्वांटिटी में। तो ये जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक हुआ, यानी कि प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ तो रही है बट बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। तो इस केस में देखिए क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम है। यहां से आप देख भी सकते हैं प्राइस में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, क्वांटिटी में कम वेरिएशन आ रहा है। और इस चीज को मैं आपको ऐसे लिख के भी दिखाऊं, हमारा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं आपको यहां पर 3 केस लेके दिखाती हूं, ठीक है। केस 1, जब हमारा लेट्स से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो 5 है, तो ये कितना आएगा, 2, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 10 है, कितना आएगा, 1, यानी कि इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1 के बराबर। और तीसरा केस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 10 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो है 20, तो ये कितना आएगा, 1/2 या फिर कह लीजिए 0.5। तो यहां पर इलास्टिसिटी है लेस देन 1। सो यहां पर मैं आपको बेसिकली क्या शो करना चाहती हूँ, ये थर्ड केस देखो। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, कम है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी 1 से कम आई है, वैल्यू 0.5 आई है। तो ये देखिए जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा। ये देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम है। किसी भी एक टॉपिक को जब हम स्टडी करते हैं, हर पॉसिबल तरीके से हमको तैयार रहना चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है डायग्राम की शेप पूछ ली जाए, हो सकता है डिस्क्राइब करने को पूछा जाए, हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाए, और हो सकता है इस तरीके से पूछा जाए कि भाई परसेंटेज चेंज किस चीज़ में ज़्यादा है। सो हर तरीके से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए क्वेश्चन के लिए। सो इस केस में देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से ज़्यादा है, जैसे कि थर्ड केस के एग्जाम्पल में मैंने रिप्रेजेंट किया है। फिर आते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक पे। यूनिटरी इलास्टिक वो केस है जहां पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये वाला डायग्राम, यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, प्राइस इतना कम हुआ तो क्वांटिटी इतनी बढ़ी, लगभग सेम चेंज है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। फिर न्यूमेरिकली इधर सेकंड वाला केस देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी 10 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 10 है, सो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 1, इलास्टिसिटी बराबर 1। ये यूनिटरी इलास्टिक केस होता है जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी, इस पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा दो। सो ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 का केस है, जितना प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी में आएगा उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो प्राइस में भी आएगा। इसका एग्जाम्पल होते हैं कंफर्ट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, मिल्क, ब्रेड, पेस्ट्रीज, ये जो कंफर्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो डेली कंजम्पशन के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, अगर प्राइस डिक्लाइन होता है तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। भाई दूध है, पीने की एक लिमिट है ना, कर्ड है, खाने की एक लिमिट है ना। ऐसा थोड़ी है कि कर्ड अगर सस्ता हो गया तो आदमी जो है एक की जगह 4 डिब्बे खा जाएगा, दूध अगर सस्ता हो गया तो घर में 1 लीटर की जगह 10 लीटर मंगा लेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फूड आइटम्स के कंजम्पशन की एक लिमिट होती है। सो ये है ज़रूर है कि हाँ दूध सस्ता होता है, दही सस्ता होता है तो आदमी अपना कंजम्पशन पहले से ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, उसकी जितनी लिमिट होगी कंजम्पशन की उतने तक ही रखेगा। सो यहाँ पर जितना प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी में आता है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस का भी होता है, दोनों का प्रोपोर्शनेट चेंज सेम होता है। ये यूनिटरी इलास्टिक केस है। फिर है रिलेटिवली इलास्टिक, इसमें जो है इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसका कर्व कंपैरेटिवली फ्लैट बनता है। लुक एट दिस वन बी, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में इतना चेंज आया, प्राइस इतना सा कम हुआ, क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, सो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, सो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल नाउ, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा था, 10, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था, 5। तो प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज केवल 5 हुआ है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, डबल, 10।
सो 10/5 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी कितनी आई, 2 आई, 1 से ज्यादा आई। सो यानी कि अच्छा खासा चेंज हुआ है। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जिनका प्राइस ऊपर नीचे होने पर क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आता है, डिमांड में अच्छा खासा चेंज आता है, ये होते हैं लग्जरी आइटम। ठीक है, अगर एसी जो है आज सस्ता हो जाए तो बहुत सारे लोग कूलर को रिप्लेस करके अपने अपने घरों में एसी लगवा लेंगे। ठीक है, एलईडी टीवी जो होते हैं। सो इस तरीके के जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, कार होती है, ठीक है, अगर कार सस्ती हो जाए तो बहुत सारे लोग अपने स्कूटर या और व्हीकल्स को रिप्लेस करके कार लेना चाहेंगे। सो जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनका प्राइस अगर गिरता है तो उनकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। सो इस केस में इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। कर्व आप देख सकते हैं चपटा बना है, फ्लैट बना है बिल्कुल, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा रहेगी। देन कमिंग टू द लास्ट केस विच इज परफेक्टली इलास्टिक। इस केस में इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी के बराबर, और इसका कर्व बनेगा ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये परफेक्टली इलास्टिक का कर्व है। इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा, इनफाइनाइट। सबसे पहले तो इसको एग्जांपल समझो भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर इनफाइनाइट चेंज आ रहा है क्वांटिटी में। कहने का मतलब ये होता है कि प्राइस अगर 1 रुपये भी बढ़ा, 1 रुपये क्या 50 पैसे भी बढ़ा, तो भी डिमांड में बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। तभी लिखा हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इनफाइनाइट, मतलब बहुत मेजर चेंज आएगा डिमांड में। सिर्फ जो है 50 पैसे, 1 रुपये भी अगर प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो भी डिमांड में बहुत मेजर चेंज आता है। भाई ऐसा कौन सा केस है? परफेक्ट केस अगेन मार्केट में मिलते तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ वो है पेट्रोल और डीजल का। पेट्रोल और डीजल का रेट अगर 50 पैसे भी बढ़ता है तो भी जो है न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है, और लोग जो है परेशान हो जाते हैं, अरे यार डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, और एकदम से उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे नियरेस्ट केस जो परफेक्टली इलास्टिक का हो सकता है वो है पेट्रोल एंड डीजल, जिसमें 50 पैसे का डिफरेंस भी अगर आ जाता है प्राइस में तो भी डिमांड पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका डायग्राम ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है ये भी समझो। इसलिए कि इस केस में क्या होता है, प्राइस फिक्स्ड रहता है। इस प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी खरीद लो, बी खरीद लो, B1 अमाउंट खरीद लो, कितनी भी खरीद लो, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस जरा सा भी ऊपर गया या जरा सा भी नीचे गया तो एकदम से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आएगा। तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली प्राइस जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक फिक्स्ड रहता है, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करी जाती है, और उस पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, उसी प्राइस पे वो अवेलेबल रहेगी। लेकिन ज़रा सा भी अगर वेरिएशन आता है तो फिर इनफाइनाइट चेंज जो है वो क्वांटिटी में और डिमांड में देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, परफेक्टली इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक में फ़र्क है। रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हैं या रिलेटिवली शब्द हटा के खाली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो इलास्टिक का मतलब होता है कि क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आया, डिमांड में अच्छा खासा चेंज आया, इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। चेंज आएगा, काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा डिमांड में प्राइस के चेंज होने पर, बट इनफाइनाइट चेंज नहीं आएगा। परफेक्टली इलास्टिक वो केसेस हैं जहाँ पर इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे मैं अभी आती हूँ, एक बार पहले मैं और समराइज कर दूँ। सो अगर आप एग्जाम्पल से याद रखना चाहो तो एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर रही हूँ। परफेक्टली इलास्टिक का, ठीक है, बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे नियरेस्ट जो एग्जाम्पल हो सकता है वो किसका हो सकता है, पेट्रोल और डीजल। जरा सा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, 50 पैसे भी ऊपर नीचे होता है, डिमांड पे फर्क पड़ता है, न्यूज़ में आती है वो चीज़, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक, जब आपकी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है डिमांड पर, ठीक है। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक कौन से प्रोडक्ट्स, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है, अगर उनका प्राइस कम होता है तो डिमांड पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। यूनिटरी इलास्टिक, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में भी आएगा। ये होते हैं कंफर्ट प्रोडक्ट, जैसे कि दूध, दही, बटर, ब्रेड, मिल्क, ये चीज़ें। फिर आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, जब आपकी इलास्टिसिटी 1 से कम है। ये होते हैं नेसेसरी आइटम्स, नेसेसिटी, सॉल्ट, शुगर, इनमें जो है प्राइस कम ज़्यादा होने पर फर्क पड़ेगा डिमांड में, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब डिमांड में बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी डिमांड पर ज़ीरो इम्पैक्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि
परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक शब्द यूज किया गया है, या इलास्टिक और इनइलास्टिक? अगर सिर्फ इलास्टिक बोला जाता है तो इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, सिर्फ इनइलास्टिक बोला जाता है तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी 1 से कम है, लेकिन जब परफेक्ट शब्द ऐड किए जाते हैं तो इनका मतलब बदल जाता है। अच्छा, अब जो है एक बार डायग्राम और देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक का डायग्राम, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये देखो, प्राइस ए हो, A1 हो, कितना भी हो, डिमांड इतनी ही रहेगी, डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, और ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये प्राइस फिक्स्ड है, इस प्राइस पे मार्केट में कितना भी खरीद सकते हो, कितनी भी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो, बट जरा सा भी प्राइस वेरिएशन हुआ, डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आएंगे। वो इनफाइनाइट चेंजेस आप शो नहीं कर रहे हैं ग्राफ में। फिर देखिए ये वाला केस बी और डी, इस वाले केस में इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इस वाले केस में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये कर्व स्टीप है, क्यों? प्राइस में चेंज आया अच्छा खासा, बट उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आया है, वेरी माइन्यूट चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी में कम चेंज आया है, इलास्टिसिटी 1 से कम है। ये देखो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्टीप कर्व बनेगा, और यहाँ पर प्राइस में कम चेंज आने के बावजूद क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आया है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कर्व जो है वो एक फ्लैट लाइन बनेगी। इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आया है। तो याद रखना, ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी है तो फ्लैट कर्व बनेगा, लेस देन 1 इलास्टिसिटी है तो स्टीप कर्व बनेगा। और इसी दोनों चीजों से आप एक और बात नोटिस कर सकते हैं, फ्लैटर द कर्व मोर इलास्टिक इट इज। जब कर्व ज्यादा चपटा है, ज्यादा फ्लैट है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जब कर्व स्टीप होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी। सो रिमेंबर, फ्लैटर द कर्व, जितना ज्यादा चपटा होगा, फ्लैटर द कर्व मोर इलास्टिक इट इज, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। एंड स्टीपर द कर्व, स्टीपर द कर्व less elastic it is. And the last one that we have is this one, जहां पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। आप देख सकते हैं जितना प्राइस में चेंज आया है, लगभग उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब इस कर्व को जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में 2 कर्व हैं जिनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। ये कंज्यूमर साइड का है, प्रोड्यूसर साइड का उस टाइम पे पढ़ेंगे उस टॉपिक में। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या मतलब है, पहले आप ये देखो, क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और हमने टोटल एक्सपेंडिचर वाले मेथड में पढ़ा था कि जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। सो यहाँ पर अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट का अगर टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो देखो, ये है प्राइस ए और ये है बी, ठीक है। तो 0A प्राइस इंटू 0B क्वांटिटी, तो ये वाला रेक्टेंगल हमको मिलेगा, दिस रेक्टेंगल, ये टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया हुआ। और अगर इस पॉइंट की हम बात करते हैं, सो हमारा प्राइस कितना है? ये A1, 0A1, ये हमारा प्राइस है, और क्वांटिटी कितनी है? B1, सो 0B1, सो 0A1 इंटू 0B1, ये टोटल एक्सपेंडिचर। सो ये टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया हुआ। इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आप समझ सके। सो एक तो ये हुआ हमारा एरिया, ठीक है, और एक ये ब्लू वाला। सो एक ये वाला रेक्टेंगल टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये वाला रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुद देख लो, दोनों रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो सेम है, इसीलिए उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। दोनों रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बराबर है, यानी कि ये टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है, मतलब इलास्टिसिटी क्या है? 1 है। सो इसकी खासियत ये है कि इसके हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है वो 1 के बराबर होगी। एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, यूनिटरी इलास्टिक कर्व के हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 के बराबर ही होगी। सो इसीलिए इसको जो है हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे, जो भी एरिया निकलेगा टोटल एक्सपेंडिचर का प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, वो बराबर ही होगा, वो इक्वल ही होगा। So I hope all these things are clear. Moving on to next slide, and the last topic for this lecture that we have is factors determining price elasticity of demand. Price elasticity of demand जो है
उन पर किन किन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। और हमेशा याद रखना, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये चेक करने के लिए सिर्फ अपने दिमाग में इतना सोचो कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा। सो सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी आइटम है, ठीक है, सॉल्ट है, शुगर है, तो सॉल्ट और शुगर का अगर प्राइस कम भी हो जाता है तो ज़रूरी थोड़ी कि आदमी अपना कंजम्पशन बढ़ा दे या बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होती है। जो लग्जरी आइटम होगा, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, वो तो कितनी भी ले लो, तो उनके अगर प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो उनकी डिमांड में अच्छा खासा चेंज आता है। सो कॉमोडिटी जो है वो किस प्रकार की है, नेसेसरी आइटम है, लग्जरी गुड है, डेली यूज़ का गुड है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं कोका कोला पीती थी, कोका कोला महंगी हो गई, तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ना, मैं पेप्सी पे शिफ्ट कर जाऊंगी। तो क्योंकि मैं पेप्सी पे शिफ्ट कर जाऊंगी तो कोका कोला की डिमांड डिक्लाइन करेगी और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स करेंगे। तो मार्केट में अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं अगर वो महंगा हो जाता है तो वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। इसी वजह से डिमांड में अच्छा खासा डिक्लाइन आ जाता है। तो अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो मतलब लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है। जब ऑप्शन अवेलेबल होगा तो अच्छे खासे डिमांड में वेरिएशंस आएंगे प्राइस के रिस्पॉन्स में। और यहीं अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो कोका कोला अगर महंगी भी हो जाएगी तो भी मैं कोका कोला पीऊंगी। शायद मैं अपना कंजम्पशन थोड़ा कम कर दूं महंगा होने के कारण, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट को छोड़ तो नहीं दूंगी। तो डिमांड कम होगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, तब इलास्टिसिटी कम होगी। सो अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, क्योंकि उस केस में कस्टमर के पास ऑप्शंस नहीं है, तो वो उसी प्रोडक्ट को यूज़ करता रहेगा भले वो महंगा हो गया हो। हाँ, हो सकता है वो अपना कंजम्पशन थोड़ा कम कर दे, तो इस वजह से डिमांड इलास्टिक होगी बट इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, डिमांड में वेरिएशन बहुत कम आएगा। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। वो प्रोडक्ट जिसके डिफरेंट यूजेस होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी जो है बिजली के रेट महंगे हो जाएं तो हम लोग कहेंगे भैया एसी नहीं चलाएंगे, ठीक है, टीवी नहीं चलाएंगे, फ्रिज ज़रूरी है, पंखा ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, वही चलाओ। तो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूजेस है, पंखा भी चल सकता है, टीवी चल सकता है, एसी चल सकता है, फ्रिज चल सकता है, लाइट चल सकती है, लॉट ऑफ यूजेस। तो जब लाइट जो है किसी एरिया में महंगी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, एकदम से जो है कम यूजेज करने लगते हैं, डिमांड घट जाती है, यानी कि अच्छी खासी इलास्टिसिटी होती है। डिमांड पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और अगर वहीं पे बिजली सस्ती हो जाए तो आदमी कहेगा ओहो हम तो चलो पूरा दिन जो है एसी चला के बैठ जाते हैं। दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में जब जो है सरकार ने बहुत कम कर दिए थे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के रेट्स, तो वहाँ पर जो है जो मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स थे वो भी आराम से पूरा पूरा दिन एसी चला के बैठते थे। तो यूजेज बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, क्योंकि प्राइस कम हुआ और अच्छा खासा डिमांड बढ़ता है ऐसे केसेस में, क्योंकि अलग अलग यूजेज होते हैं। जब प्राइस डिक्लाइन करता है तो लोग हर एक यूज में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, अगर यूज जो है वो पोस्टपोन हो सकता है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, वरना इलास्टिसिटी कम होगी। एग्जाम्पल लेके देखा करो, मेडिसिन है, अगर डॉक्टर ने आज लिखी है तो आज ही खाओगे ना, पोस्टपोन कर सकते हो उसका इस्तेमाल? नहीं। तो ऐसे केसेस में इलास्टिसिटी क्या होगी, ना के बराबर या बहुत कम, इन इलास्टिक होगी डिमांड। क्यों? क्योंकि मेडिसिन कितनी भी महंगी क्यों नहीं हो जाए, अगर डॉक्टर ने आज लिखी है तो हमें आज ही खानी है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पार्टी वेयर क्लोथ लेना है तो हम कहेंगे अभी क्यों ले, शादी में 8 महीने बाद जाना है, 4 महीने में सेल लगेगी, सेल में ले लेंगे। हम उस इस्तेमाल को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो हम वेट करेंगे। तो बेसिकली जब यूज पोस्टपोन नहीं हो सकता है तब इनइलास्टिक डिमांड है, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जब यूज पोस्टपोन हो सकता है तो डिमांड इलास्टिक होती है। आदमी कहता है मैं आज नहीं लूँगा, मैं 4 महीने बाद लूँगा कपड़ा जब सेल लगेगी। तो ऐसे केसेस में डिमांड इलास्टिक होती है, डिमांड में अच्छा खासा वेरिएशन आता है, क्योंकि जब कंज्यूमर का मन हो वो तब उस चीज़ को खरीदेगा, जब उसे ज़रूरत होगी तब खरीदेगा। उसको नेसेसिटी नहीं है कि वो आज ही खरीदे उस चीज़ को। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब इसमें क्या होता है देखो, लो इनकम हाउस होल्ड और हाई इनकम हाउस होल्ड, इनके लिए चीज़ें इनइलास्टिक होती है। क्यों? बेचारे जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं वो तो सिर्फ नेसेसरी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पैसा तो उनके पास है नहीं खर्च करने के लिए। तो नेसेसरी आइटम्स वो सिर्फ अपना जो है बेसिक खाने पीने के लिए जो है चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर जो है वो प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे भी हो जाएंगे तो भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है अपना कंजम्पशन डिक्लाइन अगर करेंगे भी तो बहुत कम, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें भी वो कितना कम कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जो हाई क्लास लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके लिए भी
इनइलास्टिक होती है डिमांड। क्यों भाई, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए, कितनी भी महंगी हो जाए, 10,000 वाली चीज़ 20,000 की हो जाए, तो भी जिनका इनकम लेवल बहुत हाई है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्यों अपना कंजम्पशन गिराएंगे, तो वो उतना ही कंजम्पशन करते रहेंगे, तो उनके लिए भी डिमांड काफ़ी हद तक इनइलास्टिक होगी। पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वाले क्या है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके चलते हैं। तो अब अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस महंगे हो गए तो एकदम से उन्हें कंजम्पशन घटाना पड़ता है, डिमांड में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के लिए डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। देन हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, किसी चीज़ की लत लग जाए अगर, ठीक है, तो वो कितनी भी महंगी क्यों नहीं हो जाए, पर्सन उसको खरीदेगा, डिमांड इन इलास्टिक होगी, डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, ठीक है, अगर आप अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा किसी प्रोडक्ट पे स्पेंड करते हो तो उसका अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड इन इलास्टिक होगी। जैसे कि मैच बॉक्स 5 रुपए का आता है, 5 रुपए की जगह अगर 10 रुपए का भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी इनकम है लेट्स से 50,000, उसमें जो है 5 रुपए का कितना प्रतिशत हुआ, बहुत कम, ना के बराबर, तो आप अपनी इनकम का बहुत कम प्रपोर्शन जो है उस प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो वो महंगा भी हो जाएगा तो आप उसका कंजम्पशन ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करेंगे, डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप 50,000 में से, ठीक है, लेट्स से वेजिटेबल्स लाने पे या फ्रूट्स लाने पे 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं, यानी कि आप अपनी इनकम का 1/5 हिस्सा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पर खर्च कर रहे हैं, अगर वो एकदम से महंगे हो जाते हैं तो फिर कंजम्पशन अच्छा खासा डिक्लाइन कर जाएगा, डिमांड में अच्छा खासा वेरिएशन आएगा, डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। सो कंज्यूमर जो है अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा जिन प्रोडक्ट्स पे खर्च करेगा, उन प्रोडक्ट्स के प्राइस में जब वेरिएशन आएगा तो डिमांड में भी अच्छा खासा वेरिएशन आएगा और जो है डिमांड इलास्टिक होगी। नेक्स्ट वी हैव प्राइस लेवल, ये मैंने आपको ज्योमेट्रिक मेथड में भी समझाया था। वो प्रोडक्ट्स जो कम प्राइस रेंज के होते हैं, 5 रुपए की चीज़ है, 10 रुपए की चीज़ है, 12 की हो जाएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड पे इन इलास्टिक होता है। लेकिन ऑलरेडी प्राइस लेवल जब हाई है उसके बाद अगर प्राइस में और वेरिएशन आता है तो फिर जो है कंजम्पशन में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। एंड द लास्ट थिंग, टाइम पीरियड, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में चीज़ें इन इलास्टिक होती है, डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में सब्सटीट्यूट ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम होता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करता था वो महंगा हो गया, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में उसके पास अच्छा खासा टाइम होगा कि वो उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ ले। सो लॉन्ग ड्यूरेशन में टाइम होता है अपनी आदतें बदलने का, प्रोडक्ट्स के सब्सटीट्यूट ढूंढने का, इसी वजह से लॉन्ग रन में जो डिमांड होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। लेकिन शॉर्ट रन में इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए शॉर्ट रन में डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, डिमांड काफ़ी हद तक इनइलास्टिक होती है। दूसरी बात, मैंने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किए वो इनइलास्टिक और इलास्टिक, परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करने से बचे, परफेक्ट केसेस मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम ये कह सकते हैं कि डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन आएगा, डिमांड इलास्टिक है, डिमांड में कम वेरिएशन आएगा, डिमांड इनइलास्टिक है, बस परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल मत करो। परफेक्टली इनइलास्टिक का तो मतलब हो गया डिमांड में ज़ीरो वेरिएशन आएगा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया डिमांड में इनफाइनाइट वेरिएशन आएगा, और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। इसीलिए सिर्फ इनइलास्टिक या इलास्टिक शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम इतना बता सकते हैं कि भाई डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन आएगा या डिमांड में कम वेरिएशन आएगा, डिमांड में बिल्कुल ही वेरिएशन नहीं आएगा या इनफाइनाइट आएगा, ये हम नहीं बता सकते। फिर देखिए, जो हमने डायग्राम्स अभी पढ़े थे उसी को मैंने एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है दोबारा फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के बराबर है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो वो रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिसिटी 0 के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिटरी इलास्टिक है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। फिर दो लाइंस और है, इसमें से ज़्यादा फ्लैट, ज़्यादा चपटी कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगी कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, सो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। और ये स्टीपर लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में कम चेंज आएगा, सो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। इस तरीके से एक ही ग्राफ में भी आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माई ओनली पॉइंट इज़ कि कोई भी टॉपिक हर एक एंगल से स्टडी किया जाना चाहिए है, स्पेशली जब हम सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें तो फिर भी आपके पास स्कोप होता है बड़े बड़े आंसर्स लिखने का और आप अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर आपको दूसरे का बनाया हुआ क्वेश्चन समझना पड़ता है, हर एंगल से आपको वो टॉपिक आता होगा, तब जाके आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को समझ के आंसर कर पाएंगे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ओवर। थैंक यू।